नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मनोविज्ञान कक्षा 11 के पार्ट नंबर 2 की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम 4 पार्ट 2 के देख चुके हैं। पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे इसी तरह से हमारी यह कड़ी चलती रहेगी। तो आगे की कड़ियों को देखने के लिए, सारे सिलेबस को पूरा करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे थे हम और दूसरे पार्ट के हम कहाँ तक पहुँच चुके थे उसकी एक और चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, हमने चर्चा कर ली थी यहाँ तक, अर्थात मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कौन से पेज पर हम चल रहे हैं। 32 पेज नंबर पर हम चल रहे हैं, लेसन नंबर 2 के बारे में। तो हम आज चर्चा करेंगे किसकी? सर्वेक्षण अनुसंधान। किसकी मित्रों? सर्वेक्षण अनुसंधान की आज हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानेंगे सर्वेक्षण अनुसंधान है क्या। देखो, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा अथवा दूरदर्शन पर देखा होगा कि चुनाव के समय यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया, नेक्स्ट वर्ष पर चलेंगे हम, सर्वेक्षण किया जाता है कि मतदान किस राजनीतिक दल विशेष को वोट देंगे, अर्थात मतदाता किस राजनीतिक दल को विशेष वोट देंगे, ऐसा सर्वे किया जाता है, अथवा वे किस प्रत्याशी विशेष के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान लोगों के मत, अभिवृत्ति और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अस्तित्व में आया। इसका मुख्य सरोकार प्रारंभ में विद्यमान वास्तविकता अथवा मूल रेखा का पता लगाना था। इसलिए इसका उपयोग तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? मतलब तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था कि कौन सा किस राजनीतिक पार्टी का रुझान किस ओर है, मतदाताओं का रुझान किस ओर है। जैसे एक अवधि विशेष में साक्षरता की दर, धार्मिक संबद्धता तथा समूह विशेष के सदस्यों का आय स्तर आदि। इसका उपयोग परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति, पंचायती राज की संस्थाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रति लोगों की अभिवृत्ति जानने के लिए भी किया गया है। यद्यपि अब इसमें परिष्कृत तकनीकों का उपयोग भी होता है जो विविध प्रकार के कारण कार्य संबंधों का पूर्वानुमान करने में सहायता करते हैं। बॉक्स 2.2 में सर्वेक्षण विधि द्वारा किए गए अध्ययन का एक उदाहरण दिया गया है। दोस्तों, आपको मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, सर्वेक्षण विधि क्या है कि जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसका पहले ही हम सर्वे कर लें कि यार ये इसका रिजल्ट है कि यह निकल सकता है, वही क्या है? सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण अनुसंधान सूचना एकत्रित करने के लिए विविध प्रकार के तकनीकों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। इन तकनीकियों में वैयक्तिक साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये तकनीकी सर्वे करने के लिए कौन कौन से? वैयक्तिक साक्षात्कार से मतलब व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेना, प्रश्नावली सर्वेक्षण, दूरभाष सर्वेक्षण तथा नियंत्रित प्रेक्षण आते हैं। यहाँ इन तकनीकों का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है। देखो, ये 2.2 आ गया है हमारे सामने, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर देख लेते हैं हम। पहला वैयक्तिक साक्षात्कार क्या है? अर्थात पर्सनल इंटरव्यू। लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि, अर्थात सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? साक्षात्कार। कैसा साक्षात्कार? वैयक्तिक साक्षात्कार। इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। किस में किया जाता है मित्रों? विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। एक चिकित्सक इससे रोगियों के विषय में सूचना प्राप्त करता है। एक नियोजक अपने भावी कर्मचारियों से मिलते समय इसका उपयोग करता है। अर्थात जैसे एक डॉक्टर चिकित्सक से पूछता है कि बताइए आपको क्या क्या हुआ है, क्या क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, वो एक तरह का इंटरव्यू हो गया। तथा एक बिक्रीकर्ता यह जानने के लिए गृहिणी से साक्षात्कार करता है कि वह एक ब्रांड विशेष के साबुन का ही उपयोग क्यों करती है। दूरदर्शन पर हम मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर साक्षात्कार करते हुए बहुत बार देखते हैं। साक्षात्कार में आप क्या होता है? साक्षात्कार में होता क्या है? हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं जिसमें एक व्यक्ति प्राय, जिससे साक्षात्कार कहा जाता है, प्रश्न पूछता है तो दूसरा व्यक्ति जिसे साक्षात्कारदाता, प्रतिक्रियादाता कहा जाता है, समस्या से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। अर्थात 2-3 व्यक्ति सामने बैठे होते हैं और एक व्यक्ति होता है जो क्या देता है? प्रश्नों के जवाब देता है। वही तो क्या है? एक इंटरव्यू है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। ये महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। साक्षात्कार क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण
क्रियाकलाप है जिससे तथ्यपरक सूचनाएं, अभिमत तथा अभिवृत्ति एवं व्यवहार विशेष के कारण आदि प्रतिक्रियाओं से प्राप्त किए जाते हैं। यह आमने सामने किया जाता है, किंतु कभी कभी यह दूरभाष पर भी संपन्न होता है। मुख्य रूप से साक्षात्कार दो प्रकार के हो सकते हैं, संरचित और मानकीकृत। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ये आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साक्षात्कार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, संरचित या मानकीकृत। मानकीकृत कह दो, ठीक है, या स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज। आगे देखते हैं, ये 2.2 ये क्रियाकलाप, इसकी चर्चा भी करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट पेज पर चल जाते हैं। देखो दूसरा, एक तो अपन ने देखा संरचित साक्षात्कार, और दूसरा कौन सा प्रकार है यहाँ, असंरचित साक्षात्कार। कौन सा है मित्रों, एक संरक्षित साक्षात्कार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ध्यान देना है साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, दो, एक तो संरचित और एक असंरचित, या फिर एक मानकीकृत और या फिर एक अमानकीकृत, एक ही बात है। यह अंतर इस बात पर आधारित होता है कि हमने साक्षात्कार के पहले कैसी तैयारी की है। चूँकि हमें साक्षात्कार के समय प्रश्न पूछने होते हैं, इसलिए प्रश्नों की सूची पहले से ही बना लेना आवश्यक होता है। इस सूची को साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। संरचित साक्षात्कार उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न स्पष्ट रूप से अनुसूची में एक क्रम में लिख लिए जाते हैं। संरचित साक्षात्कार किसे कहते हैं मित्रों, जिसमें प्रश्न स्पष्ट रूप से अनुसूची में एक क्रम में लिख लिए जाते हैं। साक्षात्कारता को प्रश्नों की शब्दावली में अथवा उनके पूछे जाने के क्रम में कोई परिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं होती, अतः जिस क्रम में प्रश्न लिखे गए हैं, पूछे गए हैं, उसी क्रम में साक्षात्कारता को जवाब देना होता है। कतिपय दशाओं में उन प्रश्नों की प्रतिक्रियाएं भी पहले से ही उल्लेखित रहती हैं। इन्हें अमुक्त प्रश्न कहते हैं। अमुक्त का मतलब जिसमें बंधन होता है, ऐसा स्वतंत्रता नहीं होती। इसके विपरीत असंरक्षित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पूछे जाने वाले प्रश्नों की शब्दावली, प्रश्नों के पूछे जाने के क्रम में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात जो संरचित है उसमें व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, असंरचित में व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। चूँकि प्रतिक्रियाएं पूर्व उल्लेखित नहीं होती हैं, इसलिए प्रतिक्रियादाता जैसा चाहता है वैसा उत्तर देता है। इनको मुक्त प्रश्न कहते हैं। इनको क्या कहते हैं मित्रों, मुक्त, अर्थात जिसमें जवाब देने के लिए वो क्या हो, स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के स्तर के संबंध में जानना चाहता है तो वह पूछ सकता है कि आप कितने प्रसन्न हैं। प्रतिक्रियादाता चाहे वैसे उत्तर दे सकता है। किसी साक्षात्कार में प्रतिभागियों की निम्न संयुक्तियां साक्षात्कार दशा में हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, देखो, पहली है व्यक्ति से इस दशा में साक्षात्कारकर्ता किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है, अर्थात एक दशा में केवल एक ही व्यक्ति का क्या किया जाएगा, साक्षात्कार किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरे में देखते हैं क्या होता है, व्यक्ति से समूह, अर्थात इस दशा में एक साक्षात्कारकर्ता व्यक्तियों का एक समूह का साक्षात्कार करता है। इसका एक भिन्न रूप फोकस समूह विमर्श होता है। पहले में तो एक व्यक्ति था, इसमें कैसा व्यक्तियों का समूह है। तीसरा, समूह से व्यक्ति। यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ताओं का एक समूह किसी एक व्यक्ति का साक्षात्कार करता है, अर्थात सामने 4-5 लोग बैठे हैं, समूह बैठा है लोगों का, और एक व्यक्ति क्या दे रहा है, साक्षात्कार दे रहा है। तो ये इस तरह का है। जब आप नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपको इस प्रकार के साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है, अर्थात आपके सामने 4-5 लोग बैठे और आप सामने बैठा दिया जाता है, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दोगे, तो वो इस तरह का साक्षात्कार है। चौथा है समूह से समूह, अर्थात ऐसी दशा में साक्षात्कारकर्ताओं का एक समूह साक्षात्कारदाताओं के एक समूह का साक्षात्कार करता है। कहने का मतलब ये, साक्षात्कार लेने वाला भी 4-5 लोग हैं और देने वाले भी कितने, 4-5 लोग हैं, अर्थात सामने भी समूह है और जो दे रहा है वो भी क्या है, समूह में है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष इसमें नहीं है। अर्थात इंटरव्यू लेने वाले लोग भी ज़्यादा हैं और इंटरव्यू देने वाले लोग भी ज़्यादा हैं एक ही समय में। साक्षात्कार करना एक कौशल है। साक्षात्कार करना क्या है, कौशल है, जिसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता यह जानता है कि प्रतिक्रियादाता को कैसे सहज रखकर इष्टतम उत्तर प्रयुक्त प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति जिस प्रकार उत्तर देता है उसके प्रति साक्षात्कार संवेदनशील रहता है तथा इस पृष्ठ पे आते हैं, इधर वाले पे, तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक सूचना देने के लिए खोजबीन करता है। यदि प्रतिक्रियादाता अस्पष्ट उत्तर देता है तो साक्षात्कारकर्ता उससे उपयुक्त
एवं मूर्त उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। साक्षात्कारकर्ता सूचनाओं को गहराई से प्राप्त करने में सहायता करता है, अर्थात सूचनाओं को कैसे गहराई से ज़्यादा से ज़्यादा सूचना निकलवाने का प्रयास करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह परिस्थितियों के अनुसार लचीला एवं अनुकूलित होता है और इस विधि का उपयोग प्राय तब किया जाता है जब कोई अन्य विधि संभव अथवा पर्याप्त नहीं हो। इसका उपयोग बच्चों के लिए तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता जान सकता है कि क्या प्रतिक्रियादाता प्रश्नों को समझता है अथवा दोहराने या दूसरी तरह के कहने की आवश्यकता है। यद्यपि साक्षात्कार में समय लगता है, प्राय किसी एक व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने में 1 घंटे का तो अधिक समय का लग सकता है, तो लागत प्रभावी नहीं हो सकता। अब देखो, अब कौन सी, ये दूसरा आ गया है कौन सा सर्वेक्षण, प्रश्नावली संरक्षण। इससे पहले हम कौन सा सर्वेक्षण पढ़ रहे थे, साक्षात्कार का, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रश्नावली सर्वेक्षण। इसमें क्या है, देखो, प्रश्नावली सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित साधारण बहुमुखी तथा अल्प लागत वाली आत्मसंवाद विधि है। इसमें एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समुच्चय होता है। प्रतिक्रियादाता को प्रश्न पढ़ना पड़ता है, कागज़ पर उत्तर लिखना पड़ता है, न कि साक्षात्कारकर्ता को मौखिक उत्तर देना होता है। यह लगभग अति संरचित साक्षात्कार के जैसा होता है। प्रश्नावली को व्यक्तियों के एक समूह में वितरित किया जा सकता है जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अनुसंधानकर्ता को लौटा देते हैं, अथवा उत्तर डाक द्वारा भेजा जा सकता है। प्राय प्रश्नावली में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो मुक्त और एक अमुक्त। एक तो मुक्त का मतलब स्वतंत्र, जिसमें आंसर देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, आंसर दे सकता है। और एक होता है अमुक्त, ये इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होती है। मुक्त प्रश्नों में प्रतिक्रियादाता कुछ भी उत्तर दे सकता है जो वह ठीक समझता है। अमुक्त प्रश्नों में प्रश्न उनके संभावित उत्तर दिए गए होते हैं तथा प्रतिक्रियादाता को सही उत्तर का चुनाव करना होता है। अमुक्त प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे हाँ नहीं, सही गलत, बहुविकल्प अथवा मापनियों का उपयोग आदि। अर्थात ऐसे जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ वाले, उसमें जो है प्रश्न का उत्तर फिक्स होता है, वही उसको देना होता है। मापनियों के संबंध में एक कथन दिया रहता है और प्रतिक्रियादाता अपना मत त्रिअंक सहमत, अनिर्णय, असहमत अथवा 5 अंक अत्यधिक सहमत, अनिर्णय, असहमत, अत्यधिक असहमत अथवा सप्तंक, 9 अंक, 11 अंक, 13 अंक मापनियों पर देता है। अर्थात जो मापनी उसको दिए रही होती है उसी के आधार पर उसको आंसर देना होता है। अर्थात कैसा होता है, अमुक्त होता है, उसमें स्वतंत्रता उससे नहीं होती। कुछ स्थितियों में प्रतिक्रियादाता अपनी पसंद के क्रम में बहुत सी चीज़ों को कोटियों में प्रस्तुत करता है। प्रश्नावली का उपयोग पृष्ठभूमि संबंधी जनांकांकीय सूचनाओं, भूतकाल, अगले प्रश्न पर चलेंगे। भूतकाल के व्यवहारों, अभिवृत्तियों एवं अभिक्षमताओं जैसे किसी विषय विशेष के ज्ञान तथा व्यक्तियों की प्रत्याशाओं एवं आकांक्षाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। कभी कभी सर्वेक्षण डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर भी किया जाता है। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली को समस्या यह होती है कि लोगों से प्रतिक्रिया कम मिल पाती है। ठीक है, आगे देखें। दूरभाष सर्वेक्षण, आगे क्या है, दूरभाष सर्वेक्षण। ये क्या है, दूरभाष सर्वेक्षण दूरभाषण टेलीफोन द्वारा भी किए जाते हैं और आजकल मोबाइल फ़ोन पर SMS, संक्षिप्त संदेश सेवा द्वारा विचारों को जानने के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। दूरभाष सर्वेक्षण में कम समय लगता है। चूँकि प्रतिक्रियादाता साक्षात्कारकर्ता को नहीं जानता, इसलिए प्रतिक्रियादाताओं में असहयोग, अनिच्छा, सतही उत्तर देने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। एक संभावना और है कि प्रतिक्रियादाता प्रतिक्रिया न देने वाले से आयु, लिंग, आयु स्तर, शैक्षिक स्तर आदि भिन्न हो सकते हैं। उससे अभिन्नत परिणाम मिलने की संभावना बनी रहती है। अर्थात कहने का मतलब, अगर टेलीफोन पर हम किसी का साक्षात्कार सर्वे करेंगे तो उसमें कुछ मुख्य चीज़ों की चर्चा होगी, बाकी और चीज़ों की चर्चा नहीं हो सकती। प्रेक्षण विधि की चर्चा पहले की गई है। सर्वेक्षण करने हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक विधि के अपने लाभ, अपनी सीमाएं हैं। शोधकर्ता को किसी विधि विशेष का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सर्वेक्षण विधि के कई लाभ हैं। सर्वेक्षण विधि के कई लाभ हैं। प्रथम, हजारों व्यक्तियों से शीघ्रतापूर्वक, दक्षतापूर्वक सूचनाएं संग्रहित की जा सकती है। द्वितीय, चूँकि सर्वेक्षण शीघ्रता से किए जा सकते हैं, इसलिए नए मुद्दों को उत्पन्न होने के साथ ही उन पर जनमत प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रथम, लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वे ऐसी स्मृति की गड़बड़ी से
कर सकते हैं, अथवा वे शोधकर्ता को यह नहीं बताना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं, वे कैसे विश्वास करते हैं। द्वितीय, लोग कभी कभी वैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहते हैं। इधर चलते हैं नेक्स्ट पर। अब है दोस्तों किसकी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। दोस्तों इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के पार्ट में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।